होती है उसके से वो खुद भी गर्म हो जाती है। फिर ये फ़ैन जो है उस हॉट उसको हम कैपिलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपने अपने लैब में कैपिलर्स देखे होंगे, क्या होते हैं, बहुत ही फाइन डायमीटर के ट्यूब होते हैं। फिर वो एयर यहाँ ट्रैवल करेगी और इस जो डिटैचेबल बाउल है ना उसके बॉटम से जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया प्लस यूट्यूब चैनल। और हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़े रहने के लिए स्क्रीन पे दिए गए QR कोड्स को स्कैन कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग। ड्राइंग के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे जब आप अपने कपड़े सुखाने जाते हैं, अपने गीले कपड़े जब सुखाने जाते हैं और उसे रस्सी में टांग देंगे, फिर कुछ देर बाद वापस आएंगे तो आपको ये मिलेगा कि वो कपड़ा सूख चुका है। यही नहीं, कभी कभार आपको कुछ मसालों को ना धोकर भी सुखाना पड़ता है। तो आप क्या करते हो कि छत में जाते हो, वो जो धोए हुए मसाले उनको फैला देते हो धूप में, और कुछ देर बाद जब वापस उसे कलेक्ट करने आओगे तो देखोगे कि वो मसाले सूख चुके हैं। सो वहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, जब गीला कपड़ा था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, ठीक है, वो पानी जो था वो उड़ गया, उसके वजह से क्या हुआ, जो आपका कपड़ा था वो सूख गया। सो जब सूखने की जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रक्रिया है, तो उसी को ड्राइंग कहते हैं। सो अभी आपको लग रहा होगा कि ये ड्राइंग जो है ये इवेपोरेशन के काफी सिमिलर साउंड कर रहा है। अगर हम देखा जाए तो प्रैक्टिकली इन दोनों के बीच में कोई ऐसा जमीन आसमान का फर्क है ही नहीं, पर थियोरेटिकली देखते हैं ना तो हमें कुछ फर्क दिखने मिलता है। जैसे जब हम इवेपोरेशन की अगर बात कर रहे हो तो इवेपोरेशन का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो उसको वो एक सरफेस फिनोमेना है। मतलब किसी मटेरियल के सरफेस से जब इवेपोरेशन होगा, ये मानो यस मटेरियल उसके सरफेस से जब इवेपोरेशन होगा, ठीक है, जब वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो उसको इवेपोरेशन कहेंगे। ठीक है, सो इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। वही ड्राइंग जो है वो काफी डीप तक जाता है। जो मटेरियल के अंदर भी पानी जब जो होगा ना, अगर वो पानी भी जब इवेपोरेट होने लगे, ठीक है, जो मॉइस्चर है वो अपने एनवायरनमेंट में जाए और जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो सूख जाए, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। पर एज आई सेड कि प्रैक्टिकली इन दोनों के बीच में ना कोई बहुत बड़ा ऐसा जमीन आसमान का फर्क नहीं है। बस थ्योरेटिकली हमें कुछ डेफिनेशंस और डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। सो इसलिए मैंने बता दिया। सो ड्राइंग जैसा अगर मैं कहूँ, जैसा मैंने आपको इस एग्जांपल से समझाया, ड्राइंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, आपने कपड़े से पहले क्या आप जब कपड़ा धोते हो तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है आप उसको ऐसे निचोड़ देते हो। सो निचोड़ने की वजह से क्या हुआ कि जितना भी एक्सेस पानी था वो चला गया। फिर अब क्या होता है, फिर भी वो कपड़ा गीला रहता है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जो थोड़ा सा पानी बच गया कपड़े में, आप उसको धूप में टंगा के सुखा देते हैं। सो ड्राइंग के डेफिनेशन में देखते हैं। सो ड्राइंग जो है इट इज डिफाइंड एज द रिमूवल, क्या, रिमूवल मतलब निकालना ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या अदर लिक्विड फ्रॉम अ मटेरियल बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। सो हीट के मदद से किसी मटेरियल का जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसे निकालना, या थोड़ा बहुत लिक्विड होगा उसे निकालना, ठीक है, उस मटेरियल से, उसे ही ड्राइंग कहेंगे। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ड्राइंग क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम ड्राइंग को, इसके उद्देश्य क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स एक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। क्या रिड्यूस करना, मॉइस्चर कंटेंट इन अ मटेरियल, ताकि हम इम्प्रूव कर सके स्टेबिलिटी को और इम्प्रूव कर सके स्टोरेज को। सो ये थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। एप्लीकेशंस में आते हैं कि हम ड्राइंग ये जो प्रोसेस है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कौन कौन से रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं इसके। तो एक तो है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स। जब आप बल्क ड्रग्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको ड्राइंग चाहिए रहता है। जैसे ड्राइंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। मतलब जब आप ये जो 3 एग्जांपल्स दिए, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट्स, जब इन तीनों को बना रहे होगे ना तब तो आपको ड्राइंग प्रोसेस चाहिए रहेगा। जो लास्ट प्रोसेस होगा, तो ये सब होंगे जो अपने प्रोसेस के दौरान ये थोड़े गीले होंगे, ठीक है, तो उसको सुखाने के लिए ड्राइंग चाहिए रहेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रखना, वाटर जो होता है ना ये काफी एक्सेलेंट मीडियम है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। मतलब क्या है, जहां पानी होगा ना
और वो पानी बहुत दिन से बदला ना गया हो, वैसे ही रखा गया हो, तो उसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर है उसमें, वाटर में ना कुछ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स भी होते हैं, याद रखना, बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं। सो वाटर और वो ट्रेस अमाउंट्स ऑफ मिनरल जो है वो माइक्रोब्स का खाना और पानी बन जाते हैं। सो जहां भी पानी होगा और वो काफी दिन से बदला ना गया हो या फिर काफी लंबे टाइम से रखा है, सो वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ देखने मिलेगा ही। सो अगर हमको माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसका खाना पानी बंद कर दूंगा। वो कैसे? पानी को उड़ा दो, इवेपोरेट कर दो, ड्राई कर दो। अगर वो मटेरियल ड्राई हो जाएगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी। इसलिए प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट क्यों करते हैं? टू अवॉइड डिटोरिएशन। जैसे क्रूड ड्रग्स जो है, अच्छा, उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन देखने मिल सकता है। ब्लड प्रोडक्ट्स जो है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ देखने मिल सकता है। सो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। आते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन में, विच इज इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम किसी चीज को ड्राई करते हैं ना, आप ये भी देखोगे कि अगर वो मानो कि आपके पास ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना, ये आगे चल के टैबलेट बनाने में काम आते हैं। ये जो टैबलेट आप देखते हो ना, ऐसे गोली, तो ये ग्रैन्यूल्स ही आगे चल के पंच किए जाते हैं ताकि एक टैबलेट बन पाए। ठीक है, सो जब आप इनको ड्राई कर देते हो ना, तो होता क्या है कि इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज काफी बढ़ जाती हैं और काफी चीजों का इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी, जैसे कि ग्रैन्यूल्स जब हम ड्राई करते हैं तो हम उनकी फ्लूइडिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, उनके कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, जब वो ग्रैन्यूल्स को हम पंच करते हैं तो उसके लिए से टैबलेट बनता है, तो वो जो पंच कंप्रेस करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगा। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाती हैं। और इम्प्रूव्ड हैंडलिंग, अभी जो मान लो कि जो भारी भारी सामान होंगे, अगर आप किसी मटेरियल से उसका पानी उड़ा दो तो मतलब क्या है कि उस मटेरियल में पहले क्या था कि उस मटेरियल का तो वजन था ही था, पर पानी का भी वजन था, उस लिक्विड का भी वजन था। पर अभी आपने क्या किया कि पानी उड़ा दिया, वो मॉइस्चर उड़ा दिया, सो बचेगा सिर्फ मटेरियल का वजन। तो जब थोड़ा वजन कम हो जाता है ना, उसके से जो लाइट वेट मटेरियल होगा ना, उसका ट्रांसपोर्ट काफी आसान हो जाएगा। और जब किसी चीज का ट्रांसपोर्ट आसान हो जाता है तो वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाती है। सो इम्प्रूव्ड हैंडलिंग मतलब कि रिमूवल ऑफ मॉइस्चर मेक्स द मटेरियल लाइट इन वेट and reduces the bulk, therefore are easy to store and transport. तो ये था इसका एप्लीकेशन। सो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग कि ड्राइंग जो है वो किस मैकेनिज्म से जो हम ड्राइंग देखते हैं। तो उसमें दो मैकेनिज्म है और लगभग दोनों ही आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है। एक तो है हीट ट्रांसफर और दूसरा है मास ट्रांसफर। तो जो आप हीटिंग चैप्टर में, ठीक है, हीट ट्रांसफर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। सो हीट ट्रांसफर में क्या होगा कि पहले देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक लिक्विड है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि उसको नीचे से हीट दिया। सो पहले क्या होगा, ये हीट जो है, ठीक है, वो इस कंटेनर में जाएगा थ्रू कंडक्शन। ये वाला मैंने हीट ट्रांसफर के टॉपिक में पढ़ाया है। आप अगर नहीं समझा तो एक बार वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। सो पहले क्या होगा कि हीट जो है इस बर्तन को जाएगा थ्रू कंडक्शन। ठीक है, फिर इस बर्तन का हीट जो है वो इस लिक्विड में जाएगा, वो इस पानी में जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये पानी भी हीट हो जाएगा और इवेपोरेट होने लगेगा। सो ये जो हीट ट्रांसफर है ना, कि पहले सोर्स से बर्तन में गया, बर्तन से पानी में गया, तो इसको हीट ट्रांसफर कहते हैं। सो पहला जो स्टेप होगा वो होगा हीट ट्रांसफर। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो पानी पूरा गर्म होने लगेगा तो एकदम उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो इवेपोरेट होने लगेंगे, और इसी को कहेंगे मास ट्रांसफर, क्योंकि काफी हाई अमाउंट में चीजें जो है, जो लिक्विड है, वो इवेपोरेट हो रहा है। सो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द हीटिंग मीडियम टू द सॉलिड मटेरियल। जैसा मैंने कहा, हीटिंग मीडियम टू द सॉलिड मटेरियल। यहाँ पे मैंने पानी का एग्जांपल लिया था कि ये सेम चीज सॉलिड के लिए भी होल्ड करता है। मास ट्रांसफर क्या इन्वॉल्व करता है कि ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर टू द सर्फेस ऑफ द सॉलिड एंड सब्सिक्वेंट वेपराइजेशन फ्रॉम द सरफेस इनटू सराउंडिंग। जैसे मास ट्रांसफर का मैंने बताया ना कि जो पानी है वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद उबलने लगेगा और उसका जो मॉइस्चर, जो वेपर है, वो अपने सराउंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, वो अपने वातावरण में चला जाएगा। सो यही था मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। एक था हीट ट्रांसफर, दूसरा था मास ट्रांसफर। सो मूविंग ऑन, अब दूसरा जो आएगा वो होगा थियोरीज ऑफ ड्राइंग। सो हमारे पास कुछ थियोरीज हैं ड्राइंग के कि जो सॉलिड में से ड्राइंग होता कैसे है। सो एक बार उसे देखते हैं। सो थियोरीज ऑफ ड्राइंग में क्या होता है, इसमें दो थियोरीज हमें दी, एक डिफ्यूजन थियोरी और एक है कैपिलरी थियोरी। सो डिफ्यूजन थियोरी क्या बोलता है कि ये जो आपको दिख रहा है, मान लो कि ये सॉलिड है, ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो कि कई सारे
लिक्विड है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये लिक्विड है, उसमें जो मॉइस्चर है वो ट्रैप है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मानो कि मैंने इस सॉलिड पार्टिकल को हीट दिया, ठीक है, यहां से मानो कि मैंने उसे हीट दिया, हीट। सो अब क्या होगा कि ये जो है, जो ऊपर वाले जो पहले मॉलिक्यूल होंगे जो एकदम सतह पे होंगे, जो सरफेस पे होंगे, वो पहले इस हीट की वजह से बॉयल होने लगेंगे। और जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, जो मॉइस्चर, वो जो सॉलिड के अंदर ट्रैप है, वो क्या करेगा, अब एक बार यहां से जो इवेपोरेट हुआ मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा, वेपर के फॉर्म में अपने इन्वायरमेंट में चला जाएगा। और जो मॉलिक्यूल अंदर ट्रैप है ना, वो यहां से ट्रैवल करेगा और ऊपर आएगा, फिर वो सरफेस में आएगा और फिर उसका भी इवेपोरेशन हो जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है वो जब तक चलता रहेगा, जब तक सारा जो अंदर मॉइस्चर है वो एकदम खत्म नहीं हो जाता, वो सारे इवेपोरेट नहीं हो जाते हैं। सो इसी को डिफ्यूजन थ्योरी कहते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब क्या है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाना। तो हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब बाहर की ओर, मॉइस्चर का कंटेंट काफी कम है और वहीं पे हमारे सॉलिड में मॉइस्चर का कंटेंट काफी ज्यादा है। सो जो मॉइस्चर का मूवमेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, वो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ होगा। ठीक है, मतलब मॉइस्चर जो है वो यहां से यहां जाएगी। सो इसी को डिफ्यूजन थ्योरी कहते हैं कि जो जहां पे हाई मॉइस्चर कंटेंट है वो अपने लो मॉइस्चर कंटेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, वो जो मॉइस्चर है हाई से लो जा रहा है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल से एनवायरमेंट में जा रहा है। सो एक बार इसको रीड करते हैं। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है इज प्रोपोर्शनल टू द मॉइस्चर ग्रेडियंट। जो मैंने बोला ना कि हाई और लो कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर हाई से लो कोई चीज जा रही है तो इसी को ग्रेडियंट कहेंगे। सो वाटर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई मॉइस्चर टू द एरिया ऑफ लो मॉइस्चर। जैसे मैंने बताया, वाटर डिफ्यूजेस थ्रू द सॉलिड टू द सर्फेस एंड सब्सिक्वेंट इवेपोरेट इनटू द सराउंडिंग। ये भी बोला कि जब जो वाटर अंदर होगा वो पहले बाहर आएगा, सरफेस में आएगा और सरफेस से उसका इवेपोरेशन होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन थ्योरी। अपने सेकंड थ्योरी में आता है जो कि है कैपिलैरिटी थ्योरी। कैपिलैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि मान लो कि एक ब्रिक है या फिर कोई एक ऐसा सॉलिड है जिसमें कई सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे चैनल्स हैं। इन चैनल्स को हम कैपिलर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपने अपने लैब में कैपिलर्स देखे होंगे, क्या होते हैं, बहुत ही फाइन डायमीटर के ट्यूब होते हैं। ठीक है, सो अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा सरफेस टेंशन का, कि अगर आप इस कैपिलरी को पानी में डुबाओगे तो पानी जो है थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपने आप ऊपर थोड़ा ट्रैवल करता है। ये एक पानी का लेवल है और जो पानी है वो ऊपर ट्रैवल करेगा इस कैपिलरी के थ्रू। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है। तो ये सेम जो प्रिंसिपल है वो यहाँ भी अप्लाई होता है। मानो कि आपके पास ये एक सॉलिड है, उसमें कई सारे ऐसे चैनल्स हैं या फिर कैपिलरीज हैं। ठीक है, सो होगा कैसे कि जो कैपिलर, और ये ना सिर्फ पोरस मटेरियल में देखने मिलेगा, क्योंकि जो मटेरियल है इसमें कई सारे पोर्स हैं। तो कैपिलर जो क्या होता है कि बहुत इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एक दूसरे का अंदर से, और इन कैपिलरीज में काफी सारे ये जो कैपिलरीज है उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, उसमें किसी ना किसी फॉर्म का मॉइस्चर ट्रैप्ड है। सो होगा क्या कि जब आप इसे हीट करोगे, सो जो कैपिलरी में जो पानी होगा ना वो ऊपर ट्रैवल करने लगेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो एक फोर्स की वजह से ट्रैवल करता है, वो फोर्स सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो इस ऊपर जैसे से ट्रैवल करने लगेगा, फिर क्या होगा कि जैसे ऊपर आया वो इवेपोरेट हो जाएगा और एनवायरमेंट में चला जाएगा। सो ये कैपिलैरिटी थ्योरी कि कई सारे कैपिलर्स होते हैं एक बहुत ही पोरस सॉलिड मटेरियल में, और सॉलिड जो कैपिलर्स होते हैं उसमें कई सारे मॉइस्चर ट्रैप होता है। वो मॉइस्चर कैसे जो है अपने एनवायरनमेंट में जाता है या ड्राई कैसे सॉलिड होता है, वो होता है कि कैपिलर के थ्रू वो वाटर जो है वो ऊपर की तरफ भागता है। ठीक है, कैसे क्यों भागता है? क्योंकि सरफेस टेंशन, अगेन एक फोर्स लगता है, वो फोर्स ही सरफेस टेंशन है। सो कैपिलैरिटी थ्योरी को एक बार रीड करते हैं। सो इट एक्सप्लेन्स हाउ लिक्विड मॉइस्चर मूव्स थ्रू अ पोरस मटेरियल ड्यूरिंग ड्राइंग। ठीक है, सो पोरस मटेरियल कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पोर्स एंड चैनल्स। यही है हमारे कैपिलरीज, विच जो कि सर्कुलर नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते, जो हमने डायग्राम में देखा। एज द ड्राइंग स्टार्ट्स अ मेनिस्कस इज फॉर्म्ड विच एक्सर्ट्स अ फोर्स। आपको पता होगा शायद से मेनिस्कस किसको बोलते हैं। ये अगर वाटर का ऊपर वाला लेवल, तो ये नीचे वाले को लोअर मेनिस्कस कहेंगे, ऊपर वाले को अपर मेनिस्कस कहेंगे। सो जब कैपिलरी से कोई वाटर फ्लो करता है तो एक ऐसा ऊपर हाफ मून के जैसे एक मेनिस्कस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा है कि एक मेनिस्कस फॉर्म हो जाता है जो एक्सर्ट करता है एक फोर्स को। ये फोर्स इज नथिंग बट सरफेस टेंशन, और ये जो फोर्स होता है यही ड्राइविंग फोर्स बन जाता है फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द पोर टुवर्ड्स द सरफेस। जो पानी है वो इन पोर से ऊपर चल के भाग के आएगा और अपने सरफेस में आ जाएगा, और सरफेस से क्या होगा, इनका इवेपोरेशन होगा। एट द सरफेस द मॉइस्चर गेट्स
vaporized. सो ये था हमारा कैपिलैरिटी थ्योरी. सो ये था थ्योरीज ऑफ ड्राइंग जिसमें हमने डिफ्यूजन थ्योरी पढ़ा और कैपिलैरिटी थ्योरी पढ़ा, विच वर बोथ वर प्रीटी सिंपल. सो अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं जो कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. सो ये क्या होता है, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे. सो मान लो कि मेरे पास 3 बीकर्स हैं और तीनों बीकर में कुछ सॉलिड है, ठीक है, और उन सॉलिड में जो है मॉइस्चर ट्रैप्ड है. आपको यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि ये जो है एकदम ऐसे कि सस्पेंशन का फॉर्म है. सस्पेंशन ही ऐसे समझो कि सॉलिड ज्यादा और मॉइस्चर ट्रैप है, आसानी हो समझने में इसलिए ऐसा बनाया है. सो पहले बीकर पे ध्यान देते हैं. सो पहले बीकर में क्या होगा कि मानो कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर का एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉइस्चर काफी कम है. जो ये रेड डॉट्स है ना, ये एनवायरनमेंट के एयर को, एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को बताते हैं, ठीक है, एयर के मॉइस्चर को, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को बताते हैं. और ये जो ग्रीन डॉट्स है ना, ये सॉलिड के अंदर जो मॉइस्चर है ना उसको बताता है. सो पहले केस में क्या होगा कि बाहर जो है वहां पे मॉइस्चर कम है और अंदर जो है मॉइस्चर ज्यादा. सो आपको क्या लगता है कि जो मॉइस्चर का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होगा? राइट, जो मॉइस्चर का मूवमेंट है वो जो सॉलिड के अंदर से बाहर की तरफ टुवर्ड्स दी एटमॉस्फेयर होगा. सॉलिड टू एटमॉस्फेयर इसका मूवमेंट होगा. क्यों? क्योंकि सॉलिड के अंदर ज्यादा मॉइस्चर है, बाहर कम है. और अभी हमने डिफ्यूजन थ्योरी में पढ़ा कि जो मॉइस्चर का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है. इसी प्रोसेस को डिसॉर्प्शन कहा गया. डिसॉर्प्शन मतलब कि जब सॉलिड के सरफेस से, ठीक है, मतलब ये मानो कि एक वाटर मॉलिक्यूल है और उसका इवेपोरेशन हो गया, तो उसी चीज को डिसॉर्प्शन कहते हैं. सेकेंड केस में आते हैं. उसमें क्या हो रहा है कि अगेन जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें अब मॉइस्चर ज्यादा है. यहाँ पे देखो रेड डॉट ज्यादा दिखाए मैंने, ठीक है. और जो सॉलिड के अंदर का जो मॉइस्चर है काफी कम है, इसलिए कम ग्रीन डॉट्स है, ठीक है. तो अब वापस जो मैंने आपको समझाया कि अब मॉइस्चर का मूवमेंट आप बताइए कि कहाँ से कहाँ होगा. ऑब्वियसली मॉइस्चर का मूवमेंट जो है वो फ्रॉम एनवायरनमेंट इन टू द सॉलिड होगा, क्योंकि बाहर ज्यादा है और सॉलिड के अंदर कम. सो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से देखेंगे, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की ओर जाएगा. पर अब लास्ट एग्जाम्पल में आते हैं और इसे समझते हैं, ठीक है. तो यहाँ क्या होगा कि बाहर जो मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में और जो सॉलिड के अंदर जो मॉइस्चर है वो लगभग सेम है, ठीक है. ज्यादा कोई ऐसा अच्छा खासा फर्क नहीं, लगभग सेम है. यहाँ पे हम पूरा सेम मानते हैं. सो अब क्या होगा कि आपको क्या लगता है कि मॉइस्चर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हाँ, मॉइस्चर का मूवमेंट अंदर से बाहर तो हो ही रहा है और बाहर से अंदर भी हो रहा है, ठीक है. ये इक्विलिब्रियम में है कि जितना अंदर से बाहर जा रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे, सेम ही है, ठीक है. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो अंदर का मॉइस्चर जो है अंदर ही रह रहा है, बाहर जा ही नहीं रहा, ठीक है. क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जो बाहर का मॉइस्चर कंटेंट है वो भी सेम है, तो कोई ग्रेडियंट है ही नहीं उसको जाने के लिए, ठीक है. जब दोनों जगह पे अमाउंट सेम ही है, यहाँ पे भी अगर 5 लोग हैं, यहाँ पे भी 5 लोग हैं, तो कोई नहीं जाएगा एक दूसरे के यहाँ पे, ठीक है. सो ये जो हमारा थर्ड केस है ना कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी सेम मॉइस्चर और सॉलिड के अंदर भी सेम मॉइस्चर, इसी को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहेंगे. क्यों? क्योंकि मूवमेंट तो हो रहा है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, पर सेम रेट में हो रहा है. तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि सॉलिड के अंदर से कोई मॉइस्चर गायब भी हो रहा है. क्यों? क्योंकि सेम रेट जो रेट है अंदर से बाहर जाने का, सॉलिड के अंदर से एटमॉस्फेयर में जाने का और एटमॉस्फेयर से सॉलिड के अंदर आने का जो मॉइस्चर का रेट है वो सेम है. और इसी को हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं. बुक में जो मैंने ऐसा समझा है, इसको ना वेपर प्रेशर के फॉर्म में बस लिखा है. सो एक बार समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या है. इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट है इन सॉलिड, ठीक है, और ये एक्सर्ट करता है एक वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट. मतलब जो सॉलिड के अंदर के जो लिक्विड है और उसका जो वेपर प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर में लिक्विड है, वो मॉइस्चर है, उसका जो वेपर प्रेशर है, दोनों का सेम वेपर प्रेशर जब होगा तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है. तो जो मैंने आपको समझाया ना, बस वहां पे उन्होंने वेपर प्रेशर ये वर्ड यूज किया है, ठीक है. सो ये जब कोई भी सॉलिड जब अपने ईएमसी फॉर्म में होता है ना, सो इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ना वो सॉलिड का निकालना लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कि आपको बहुत तामझाम करना होगा उसको निकालने के लिए, ठीक है. सो द मॉइस्चर इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव व्हेन द मॉइस्चर ट्रैप्ड इन अ सॉलिड वो ईएमसी फॉर्म में हो, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हो. सो ये हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का कॉन्सेप्ट था. उसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन
टू बी यूज फॉर ड्राइंग। सो ड्राइंग करने के लिए आपको जो कंडीशंस चाहिए रहेंगे, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस चाहिए रहेंगे, उसका सिलेक्शन करने में ईएमसी का बहुत बड़ा हाथ होता है। ओवर ड्राइंग जो है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। जो होता है जैसे कि आपने बहुत ही ज़्यादा किसी मटेरियल को सुखा दिया तो हो सकता है कि डिग्रेडेशन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, तो उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं थ्रू ईएमसी। ड्राइंग शुड बी स्टॉप्ड व्हेन द मॉइस्चर कंटेंट रीचेस टू द लेवल ऑफ ईएमसी। सो जब मॉइस्चर कंटेंट किसी सॉलिड के अंदर जो है वो ईएमसी के लेवल पर रीच हो जाए तब आपको ड्राइंग जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर देनी चाहिए। और हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं ईएमसी को? हम इसको मेजर कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, जो कि है परसेंट मॉइस्चर कंटेंट इक्वल्स मास ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन मास ऑफ ड्राई सैंपल। ठीक है, सब मतलब आप कहला कैसा करोगे, जब मानो कि आपका सैंपल जो पहले आपने इनिशियल सैंपल या उसमें कोई मॉइस्चर ट्रैप था उसका वजन लोगे, ठीक है, फिर उसको ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू गुजारोगे। ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू जब गुजारोगे तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो मेजॉरिटी मॉइस्चर था उस सॉलिड से वो भगा दिया, वो निकाल दिया। सो अब क्या बचेगा, आपके पास एक ड्राई सॉलिड बचेगा। फिर उसका जो है वजन करोगे, ठीक है, तो उसका वजन यहाँ लिखोगे जो ड्राई सैंपल है, और जो पहले जब हमारा मॉइस्ट सैंपल था उसका वजन ऊपर लिखोगे और उस इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको परसेंट मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा। सो इस तरीके से इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को या फिर ड्राइंग इन जनरल इसको आप ऐसे मेजर कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको मॉइस्चर कंटेंट पता करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करो। सो अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं विच इज रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 10 मार्क के लिए भी पूछा गया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। सो रेट ऑफ ड्राइंग कर्व में क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो ड्राइंग प्रोसेस है उसका। सो रेट ऑफ ड्राइंग कर्व क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ड्राइंग प्रोसेस का। सो कैसा होता है कि इसके एक्स एक्सेस में मॉइस्चर कंटेंट होता है और वाई एक्सेस में ड्राइंग रेट जो होती है वो होता है। सो पहले क्या होता है कि एक बार इस जो ग्राफ है उसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एक इनिशियल एडजस्टमेंट स्टेज होती है, ठीक है, ए टू बी जो है इनिशियल एडजस्टमेंट स्टेट है। उसके बाद एक कांस्टेंट रेट पीरियड आता है, फिर एक फॉलिंग रेट आती है, उसमें भी फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड होता है और सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड होता है। सो ये क्या है कैसा है, इसको पूरा समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो पहले हम आते हैं अपने ये वाले पार्ट में जो कि इनिशियल एडजस्टमेंट स्टेज है। सो इनिशियल एडजस्टमेंट स्टेज में क्या होता है ना, एक बात ध्यान रखिए, ये मानो कि आपके पास एक सॉलिड है और वो सॉलिड के अंदर काफी सारा लिक्विड है, ठीक है, मॉइस्चर ट्रैप्ड है। यही नहीं, सॉलिड के सरफेस पे भी काफी सारा मॉइस्चर है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जब एक सॉलिड का सरफेस जो है पूरा अंदर से लेके बाहर तक, ठीक है, उसके सरफेस तक पूरा मॉइस्चर से भरा हुआ है। सो जो सरफेस है इट इज सैचुरेटेड विद वाटर। सैचुरेटेड मतलब क्या है, जो सरफेस है वो पूरा भरा हुआ है मॉइस्चर से। सो अब क्या करूंगा ना, मैं ना इस पे हीट अप्लाई करूंगा इस सॉलिड पे। हीट अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली जो ये सरफेस पे मॉइस्चर है, ठीक है, लिक्विड है, वो इवेपोरेट होने लगेगा और अपने सराउंडिंग में मिक्स हो जाएगा, उड़ जाएगा। सो जैसे जैसे आपने हीट की, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन होगा। कहाँ से होगा, सॉलिड के सरफेस से होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड के सरफेस से इवेपोरेशन होगा। और हमें कुछ में ना ये भी देखने मिलेगा कि जो अंदर का लिक्विड है ना वो भी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आएगा या कैपिलरी एक्शन के थ्रू बाहर आएगा, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना कि इवेपोरेशन जो है टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस। तो ये था इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। उसके बाद क्या आता है, ये सेकेंड वाला आता है विच इज व्हाट, कांस्टेंट रेट पीरियड, ये वाला। तो यहां से जब ए से बी गया ना, ये इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड था। अब हम देखेंगे ये इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड क्यों था, क्योंकि जैसे जैसे आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा तो इवेपोरेशन हुआ, तो ड्राइंग देखो थोड़ा बढ़ गया। ए टू बी जो है ड्राइंग का रेट है वो थोड़ा बढ़ा, ठीक है। और मॉइस्चर कंटेंट जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे मॉइस्चर कंटेंट ऑब्वियसली कम होते जाएगा किसी भी चीज का। तो ए टू बी थोड़ा ड्राइंग बढ़ा, अब क्या होगा, बी टू सी आएंगे। ये जो इसको कहते हैं कांस्टेंट रेट पीरियड, क्यों कहते हैं वो जानते हैं। सो कांस्टेंट रेट पीरियड, सो जो बी टू सी था वो है कांस्टेंट रेट पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड का सरफेस है वहां से इवेपोरेशन हो रहा है। अब क्या होगा कि जो, अब मानो कि जो दो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल जो हरे कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो मानो कि सरफेस से 4 मॉलिक्यूल उड़ गए। सो सॉलिड के अंदर मॉइस्चर है ना वो क्या करेगा, वो तुरंत ऊपर आ जाएगा और उसकी जगह ले लेगा,
ठीक है, सरफेस में से 4 मॉलिक्यूल उड़े तो 4 मॉलिक्यूल तुरंत अंदर से आएंगे और उसकी जगह ले लेंगे। सो हमको ऐसा लगेगा ना कांस्टेंट रेट पीरियड में कि ड्राइंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है, पर हो रहा है। इट्स जस्ट कि जो इवेपोरेशन का रेट है और अंदर से बाहर जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसका रेट है, वो दोनों सेम है। आपको मैंने कहा था कि जब मॉलिक्यूल है वो अंदर से बाहर आ रहा होगा ड्यू टू द ग्रेडियंट, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, कि जितनी तेजी से जो चीज इवेपोरेट हो रही है उतनी ही तेजी से उसकी जगह क्या ले रहा है, एक नया वाटर मॉलिक्यूल उसकी जगह ले रहा है। सो देखने से लगेगा कि ड्राइंग हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड ये जो डायग्राम है उसमें यही बताया कि जो सॉलिड का सरफेस है वो अभी भी सैचुरेटेड है विद वाटर से, और ये वाटर आ कहाँ से रहा है, सॉलिड के अंदर से आ रहा है। सो इसलिए इसको कांस्टेंट रेट पीरियड बोला है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो कांस्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, ऐसा लगता भी नहीं कि ड्राइंग हो रही है। सो ये यहाँ पे देखो, पहले A to B क्या था, इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड था जहाँ पे थोड़ा ड्राइंग रेट तुरंत थोड़ा बढ़ा, ठीक है, और मॉइस्चर को जो है वो लगातार कम ही होता जाएगा ये पूरे प्रोसेस के दौरान। B to C में क्या हुआ कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन था और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था दोनों सेम हो गया। सो जब जैसे B से C में B to C आएगा, तो जैसे C आया ना, जो ये पॉइंट टच हुआ ना, तो इस C पॉइंट को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या है, मतलब जब किसी चीज का अंत हो रहा हो ना, कोई चीज एंड में आ रही हो, ठीक है, अपने लाइफ टाइम के, तो उसे क्रिटिकल कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। सो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या है कि जो मॉइस्चर यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, सरफेस से, अब क्या होगा कि यहाँ पे ना कोई जो मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जो मॉइस्चर है और जो सरफेस पे है वो तो इवेपोरेट होते ही जा रहा है, पर अब क्या होगा, जैसे वो पॉइंट सी में रीच होगा ना, कि जो अंदर से मॉलिक्यूल बाहर आ रहे थे ना, सॉलिड के अंदर से बाहर, वो उतनी तेजी से नहीं आ पाएंगे। यही बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे हम हीट अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा ना कि यहाँ पे ना इवेपोरेशन जो है ना सरफेस से, वो काफी तेज हो जाएगा, ठीक है, और इतना तेज होगा कि अंदर से जो मॉलिक्यूल बाहर आ गए उसकी जगह लेंगे ना, वो उतनी तेजी से उसकी जगह नहीं ले पाएंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, इसी को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम द इंटीरियर, वो सफिशिएंट नहीं होता कि वो रिप्लेस कर पाए इवेपोरेटिंग वाटर को, जो सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है उसको रिप्लेस कर पाए, और इसी को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि रेट ऑफ ड्राइंग स्टार्ट्स टू डिक्रीज। तो जैसे ही देखो पॉइंट सी टच हुआ ना, उसके बाद से धड़ल्ले से एकदम सडनली जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो ड्राइंग का रेट है, वो एकदम डिक्रीज हो जाएगा, और मॉइस्चर कंटेंट इज थ्रू आउट द प्रोसेस डिक्रीज हो रहा है। ड्राइंग का रेट जैसे ही सी पॉइंट पहुंचा, देखो कितना फटाक से डिक्रीज हो रहा है। सो इसके बाद क्या होगा, तो ये था हमारा B to C, ठीक है। अब क्या होगा, C to E आएगा। ये जो पूरा है ना इतना, इसको फॉलिंग रेट पीरियड कहते हैं, और इस फॉलिंग रेट पीरियड ना 2 टाइप है, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड और सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड। तो C to D जो है वो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है, उससे पहले समझते हैं। सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अब जो है इवेपोरेशन इतना तेज हो रहा है कि डिफ्यूजन उसके साथ कीप अप नहीं कर पाएगा, उतनी तेजी से डिफ्यूजन नहीं होगा। सो मैंने अभी कहा ना कि जो सरफेस का वाटर है काफी इवेपोरेट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ना हमको ड्राई स्पॉट्स देखने मिलेंगे। मतलब क्या है कि कुछ जगह पे पानी रहेगा और कुछ जगह पे एकदम ही सूख जाएगा। जैसे कि जब आप कभी कभी कपड़ा बाहर जब सुखाते हो, जब अंदर लाते हो, तो कभी कभी देखोगे ना कि कॉलर जो रहता है वो थोड़ा गीला रह जाता है, कफ जो होते हैं वो थोड़े गीले रह जाते हैं, और बाकी का कपड़ा सूखा रहता है। तो कुछ वैसा ही इतने में जो सॉलिड है ना वो एकदम सूख गया है कई कई जगह पे, काफी जगहों पे, और जो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिक्विड और कई कई पे लिक्विड रह गया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड में, इवेपोरेशन जो है वो काफी ज्यादा है इन कंपेयर टू डिफ्यूजन, ठीक है। इवेपोरेशन अभी भी सरफेस से ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी भी अंदर से जो मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं, ये प्रोसेस रुका नहीं है, इस जस्ट कि जो उनका रेट है वो उतनी तेजी से नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे ड्राई स्पॉट्स बनेंगे। सो देखिए जो C to D है, C to D क्या होगा कि जो इवेपोरेशन है वो होता ही जा रहा है, इसकी वजह से ड्राइंग रेट जो है वो डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है, और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम होते ही जा रहा है। तो एक टाइम आएगा D, ठीक है, जैसे जैसे ड्राइंग रेट डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम होगा कि वो D में पहुंच जाएगा, और ये D को हम सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं।
क्यों सेकंड क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं कि डी वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो बचा कुचा मॉइस्चर है ना सरफेस पे, ये भी नहीं बचेगा, ये भी उड़ जाएगा। तो मतलब क्या है कि जो सॉलिड का सरफेस है ना वो पूरा सूख जाएगा, ठीक है। सो इसी को वो डी पॉइंट है। डी के द फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज कंप्लीटली इवेपोरेटेड, द फिल्म ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इज कंप्लीटली इवेपोरेटेड। तो यही पॉइंट डी बताता है। सो ये था हमारा फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड, जहां पे क्या हुआ कि जो कुछ स्पॉट्स थे वो जहां पे ड्राई स्पॉट्स थे और कुछ जहां पे गीला गीला था, ठीक है। और जैसे जैसे वो ड्राइंग रेट डिक्रीज हो रहा है, एक पॉइंट डी आता है जहां पे जितना भी सरफेस पे पानी होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड, जो डी टू ई है ना, ये सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि डी के बाद क्या होगा कि जितना भी सरफेस पे पानी है वो नहीं रहेगा। इसलिए देखो यहाँ पे कोई भी आपको पहले के एग्जाम्पल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा ग्रीन कलर का बाहर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी भी ना अंदर सॉलिड के जो इंटीरियर है डीप में अभी भी पानी है। तो अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा था कि जो अंदर होगा जो इंटीरियर का जो मॉइस्चर था वो पहले सरफेस पे आता था, और सरफेस के जब सरफेस पे आया उसके बाद उसका इवेपोरेशन होता था। पहले सरफेस पे आया उसके बाद इवेपोरेशन हुआ। यहाँ पे क्या होगा, जो इंटीरियर वाटर मॉलिक्यूल होगा इनका डायरेक्ट इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये सरफेस के लिए से आके बैठेंगे नहीं, ये तुरंत आएंगे और बाहर एनवायरमेंट में चले जाएंगे। तो ये सेकंड फॉलिंग रेट पे, तो जिसके से ड्राइंग रेट जो है वो और कम हो गया। सो इसको पढ़ते कि सरफेस हैव नो वाटर स्पॉट्स एट ऑल, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड। सो ये हमारा सेकंड फॉलिंग रेट पीरियड था, ठीक है। सो जब डी टू ई है, देखो धीरे धीरे करके ड्राइंग रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट भी ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे एक टाइम आएगा जब डी टू ई जाएगा, फिर जैसे ही बहुत कम हो जाएगा तो ई पॉइंट पे आ जाएंगे, ड्राइंग रेट बहुत डिक्रीज होगा। और ई पता है कौन सा पॉइंट है, जो अभी हमने पहले पढ़ा, ई एम सी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। सो एक बार जब कोई सॉलिड ये पॉइंट रीच कर देता है, मैंने आपको बताया, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई भी प्रोसेस अप्लाई कर लो, उस सॉलिड से ना मॉइस्चर निकालना नामुमकिन सा हो जाता है एकदम, ठीक है। सो काफी यूजलेस हो जाता है। तो ये जब आ जाता है ना पॉइंट, तो अपना ड्राइंग जो प्रोसेस है उसे रोक देना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इक्विपमेंट। अभी हमने रेट ऑफ ड्राइंग कर्व पढ़ा, ठीक है। सो वो आई होप आपको समझाऊं। अब आते हैं इक्विपमेंट पे। सो पहला जो इक्विपमेंट होगा वो ट्रे ड्रायर होगा। ट्रे ड्रायर जो है ना, अगर आप अपने लैब में देखोगे तो आपको एक हॉट एयर ओवन मिलता होगा, वो ट्रे ड्रायर ही है एक तरीके का, ठीक है। उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इट इज अ ट्रे ड्रायर। सो ट्रे ड्रायर में क्या होगा कि देखो ये बड़ा सा ये डब्बा दिख रहा है, ये एक जो है केसिंग है। तो इसमें क्या होगा कि एक जगह पे ना हीटर लगा होगा, ठीक है। और यहाँ से ना एयर का इनलेट, मतलब हवा को अंदर आने का और बाहर जाने के लिए रास्ता दिया रहेगा, और एक अंदर फैन भी होगा। और यहाँ पे ना ट्रेज हम रख सकते हैं, ये जो ट्रेज दिख रहे हो ये ट्रेज होता है। इसके इस ट्रेज के ऊपर ना हम अपना मटेरियल जो है जिसको हमें सुखाना है वो रखते हैं। सो ये उसका कंस्ट्रक्शन था। सो देखते हैं वर्किंग कैसे, कि मान लो कि अब आपने क्या किया कि इस मटीरियल जो ट्रेड है उसके ऊपर जो मटेरियल आपको सुखाना है वो रखा। फिर क्या किया कि आपने वो मशीन जो है चालू कर दी। सो क्या होगा, जो हीटर है वो गर्म होने लगेगा, और ये हीटर के थ्रू एयर पास होगा, ठीक है। जो हीटर के थ्रू जो है, इस गर्म हीटर के थ्रू एयर पास होगा। सो वो एयर भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। सो एयर देखो यहाँ से ऐसे जाती जाएगी। जो फैन है ना, ये एयर सर्कुलेट करने के लिए, ताकि एक जगह पे ज्यादा गर्म और कुछ जगह पे कम गर्म ना रह जाए। तो एयर, ये जो फैन क्या करेगी, जो गर्म हवा है ना उस पूरे जो इक्विपमेंट है उसमें सर्कुलेट करती रहेगी, ठीक है। सो देखो वो एयर का मूवमेंट कैसा यहाँ दिखाया गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रे से चिपक के जाएगा, ठीक है। ट्रे में अपने जो हीट है वो ट्रे को ट्रांसफर करेगा, और जो ट्रे में मटेरियल है वो भी ड्राई होने लगेंगे, उनका जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होने लगेगा। सो बस इतना ही था इसका वर्किंग, कि हवा जो है वो इस हीटर से पास होती है, इसकी वजह से वो खुद भी गर्म हो जाती है। फिर ये फैन जो है उस हॉट एयर को पूरे इक्विपमेंट में सर्कुलेट करता है। सो ऑब्वियसली जो ट्रे है वो भी गर्म होने लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मटेरियल के अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होने लगेगा। और जो गर्म हवा है ना उसके लिए एक आउटलेट भी होता है, यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं बाहर। सो एक बार ट्रे ड्रायर का प्रिंसिपल देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि हॉट एयर इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड, ठीक है। तो फोर्स कन्वेक्शन हीटिंग टेक्स प्लेस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द सॉलिड स्प्रेड। फोर्स कन्वेक्शन मतलब क्या है कि यहाँ पे हम हवा का इस्तेमाल, जो फैन है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हॉट एयर है उसको पूरा सर्कुलेट करे, इसलिए यहाँ पे फोर्स कन्वेक्शन लिखा है। साइमल्टेनियसली द मॉइस्ट एयर जो है उसको हम रिमूव करते हैं पार्शियली।
कंस्ट्रक्शन में आते हैं कि ये होता क्या है कि एक रेक्टेंगुलर चेम्बर होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही वेल जिसके वॉल्स होते हैं इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब क्या होता है, जब आपको ठंडी लगती है तो आप क्या करते हो, आप एक स्वेटर पहन लेते हो। सो वो स्वेटर क्या कर रहा है, इंसुलेशन का काम कर रहा है। मतलब जो आपकी गर्मी है वो आपको वो गर्मी को बाहर जाने नहीं दे रहा और बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने नहीं दे रहा, ठीक है। सो आपकी गर्मी जो है वो बचा के रख रहा है, तो इसी को इंसुलेशन कहते हैं। सो ये जो ट्रे ड्रायर होता है ना, ये बहुत ही इसके जो वॉल्स होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं, ताकि जो ये अंदर की गर्मी है वो बाहर लॉस ना हो जाए, ठीक है। सो एक रेक्टेंगुलर चेम्बर होता है जिसके वॉल्स इंसुलेटेड होते हैं। ट्रेस जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर शेप के हो सकते हैं, जिनका एरिया ज्यादातर 1.2 टू 2.4 मीटर स्क्वायर एरिया देखने मिलता है। फैन क्या करेगा, मैंने अभी बताया, सर्कुलेट करेगा हॉट एयर ओवर द ट्रीज। हीटर क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा हॉट एयर को। वर्किंग देखते हैं कि जो वेट सॉलिड है हम उसको लोड करेंगे ट्रे में और उनको चेम्बर्स में रख देंगे। लोड करना मतलब वही ट्रे में रख देना। हॉट एयर जो है सर्कुलेट करेंगे यूजिंग फैंस एट 2 to 5 मीटर्स पर सेकेंड। वाटर जो है, जो गर्म हवा है उस जो मॉइस्चर उसको पकड़ लेगी और बाहर जो गर्म हवा है उस मॉइस्चर को लेके बाहर चला जाएगा। सो एज वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सर्फेस द वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ सॉलिड्स। उसकी वजह से क्या होगा कि जो मॉइस्ट एयर है इज डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट। सो ये इतना सिंपल इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन था। यूजेस में आते हैं, इसको हम ज्यादातर किस यूज करते हैं, स्टिकी मटेरियल्स जो होते हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं, ग्रैनुलर मास जो हो गए, अगर आपको क्रिस्टल्स, तो इन मटेरियल्स को अगर आपको सुखाना हो तो आप ट्रे ड्रायर का इस्तेमाल करेंगे। क्रूड ड्रग्स हो, पाउडर्स हो, टैबलेट हो, उनको भी हम इसमें सुखा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि बहुत ही सिंपल डिजाइन है, क्योंकि आप देख ही रहे हो ना कि एक डब्बा सा है बड़ा सा, उसमें एक हीटर लगा दे और ट्रे लगा दे, तो इसका डिजाइन काफी सिंपल है, इसको हैंडल करना काफी सिंपल है और इसमें टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक जितना आपको टेम्परेचर चाहिए आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऑब्वियसली ड्राइंग जो है एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन जनरल है, ठीक है, और एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। लेबर इंटेंसिव क्योंकि आपको जो ट्रे है ना वो मैनुअली आपको निकालना भी होगा, उसमें जो मटेरियल है लोड भी करना खुद से होगा, ठीक है। सो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना कि उसको सेट भी करना, उसको ट्रे को बाहर निकालना और फिर खाली करके वापस अंदर रखना, ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है, एक बैच ऑपरेशन होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रे ड्रायर। दूसरा आते हैं ड्रम ड्रायर, जिसका दूसरा नाम रोलर ड्रायर भी है, तीसरा नाम फिल्म ड्रम ड्रायर भी है। सो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जरा समझते हैं। सो इसमें होता क्या है ना कि एक बहुत बड़ा सा ड्रम होता है, ठीक है। ये जो ड्रम होता है ना बहुत धीरे धीरे घूमता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत धीरे घूमेगा। ये ना ड्रम जो हॉरिजॉन्टली है, मतलब मानो कि ये ड्रम है, सो ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टली रखा गया और ये बहुत धीरे धीरे ऐसे घूमता रहता है, बहुत धीरे घूमेगा। सो और इसके नीचे ना एक फीड पैन होता है, मतलब यहाँ पे हमारी जो स्लरी है ना, स्लरी बोलो या जो भी आपको मटेरियल सुखाना है वो इस पे रखोगे। सो जैसे जैसे ये ड्रम घूमेगा तो क्या करेगा कि पहले जो स्लरी है यहाँ पे जो फीड है उसकी वजह से उसमें चिपक जाएगा ये, ठीक है। और ये ड्रम को ना हम गर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये बनता भी वैसे मटेरियल से जिसको हम गर्म कर सकते हैं, तो ये ड्रम गर्म रहता है। सो जो आपका मटेरियल है वो इससे चिपकेगा और ये जो स्प्रेडर है ना इस मटेरियल को ना एकदम एक थिन फिल्म के, लिक्विड फिल्म के तौर पे फैला देगा। उसकी वजह से क्या होगा कि देखो ये जो ड्रम है वो गर्म है और ये जो थिन फिल्म बनी लिक्विड की, तो लिक्विड जो है इस गर्मी की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ सॉलिड जो हमारा इस पे चिपका हुआ है, ठीक है। सो ये जो सॉलिड यहाँ देखो यहाँ पे लिक्विड था और ये ड्रम की वजह से वो जो लिक्विड उड़ गया तो हमको सूखा सॉलिड मिला, ठीक है। वो जब सॉलिड यहाँ आएगा तो हमारे पास एक नाइफ होती है, तो वो क्या करेगा इस सॉलिड को स्क्रैप कर देगा और वो सॉलिड को हम कलेक्ट कर लेंगे। सो इतना सिंपल, इतना इसका वर्किंग था। इसको प्रिंसिपल पर जरा देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हीटेड हॉलो मेटल ड्रम होता है। जैसे मैंने बताया जो मेटल ड्रम होता है वो हीटेड, उसको गर्म किया जाता है, जो रोटेट करता है एंड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन टू बी ड्राइड। फिर जो सोल्यूशन है उसको कैरी किया जाएगा एज अ फिल्म एंड ड्राइड टू फॉर्म अ लेयर। नाइफ जो है वो स्क्रैप करेगा ड्राइड मटेरियल को। कंस्ट्रक्शन पे जरा बात करते हैं। ये जो ड्रम होता है होलो होता है, मतलब अंदर से खोखला होता है, अंदर से जो है खाली होता है। इसको हॉरिजॉन्टली माउंट करते हैं, मतलब इसको ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा नहीं मारते, इसको ऐसे रखते हैं, हॉरिजॉन्टली माउंट करते हैं और ये ऐसे से घूमता रहता है। इसका डायमीटर जो है वो 0.6 to 3 मीटर का होता है और लेंथ जो है 0.6 to 4 मीटर्स को हमें देखने मिलता है। एक्सटर्नल सर्फेस जो होती है वो काफी स्मूथ और पॉलिश्ड होती है।
इसमें एक फीड पैन होता है जो कि जिसमें जो ड्रम है हमारा पार्शियली डिप होता है। स्प्रेडर क्या करेगा, जो हमारा फीड है उसको एक थिन फिल्म बना देगा, और नाइफ क्या करेगा, वो स्क्रैप करेगा ड्राइड मटेरियल को। सो वर्किंग देख लेते हैं। स्टीम को हम पास करेंगे इनसाइड द ड्रम ऑन इज हीटेड। सो जो ड्रम है ना, इसके अंदर यहाँ पे स्टीम पास किया जाएगा, तो उसकी गर्मी की वजह से ये पूरा ड्रम गर्म हो जाएगा। ड्रम को हम रोटेट करेंगे एट अ रेट ऑफ 1 to 10 RPM। देखो मतलब समझ लो ना कि 1 मिनट में अगर एक राउंड मारा है तो कितना धीरे घूम रहा होगा। लिक्विड मटेरियल जो है वो अडियर करेगा एज द थिन लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ ड्रम। मैंने बताया ना कि ये जो है लिक्विड मटेरियल वो इसे चिपक जाएगा और ये स्प्रेडर उसको एक थिन फिल्म बना देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये गर्मी की वजह से लिक्विड तोड़ जाएगी और सॉलिड रह जाएगा। मटेरियल इज कंप्लीटली ड्राइड एंड द ड्राइड मटेरियल इज स्क्रैप्ड बाय द नाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यूजेस में आते हैं तो यूजेस में क्या होगा कि हम इसको सोल्यूशन, स्लरीज एंड सस्पेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर उनको आपको सुखाना है सो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होता है, आपको पता है ना कि मिल्क पाउडर्स भी आते हैं। सो जो वो मिल्क पाउडर क्या कैसे बनता है कि उसमें जितना भी लिक्विड कंटेंट है, मॉइस्चर है ना, हम उसको इवेपोरेट करते हैं, तो फिर उसके बाद में क्या बचता है कि जो सॉलिड मटेरियल बचा वो हमारा मिल्क पाउडर होता है, ठीक है। सो मिल्क प्रोडक्ट्स को अगर आपको ड्राई करना हो, बनाना हो, तो ये हम यूज कर सकते हैं। स्टार्च प्रोडक्ट्स हो, फेरस सॉल्ट या एक्सेट्रा, सो इन सबके प्रोडक्शन के लिए हम ड्रम ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि इसमें लेस ड्राइंग टाइम है, कोई मतलब इसमें जो मटेरियल है वो कुछ सेकेंड्स में जो है ड्राई हो जाता है। इट इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। क्यों सुटेबल है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए? क्योंकि जो हमें बताना है कि जो यहाँ पे कांटेक्ट टाइम है ना मटेरियल और ड्रम के बीच का, वो कुछ सेकेंड ही है, तो इतना वो काफी नहीं है कि किसी ड्रग को या मटेरियल को डिकम्पोज कर दे। सो इसलिए ये सूटेबल होता है फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप जो फीड है, यहाँ पे अब अपना जो सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, डालते जाओ, ये ड्रम घूमते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ड्राई होगा, यहाँ से उसका जो सॉलिड मटेरियल है वो निकाल दिया जाएगा, तो ये चलता जाएगा जब तक आप ये फीड प्रोवाइड करते जाओगे। तो इसलिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका हाई इनिशियल कॉस्ट होता है और इसको चलाने के लिए ना स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रम ड्रायर या रोलर ड्रायर, जिसका तीसरा नाम फिल्म ड्रायर भी है। अब अपने थर्ड इक्विपमेंट में आते हैं जिसको कहते हैं स्प्रे ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर क्या होता है उसको एक बार समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे क्या होता है कि एक देखो यहाँ पे एक कोनिकल शेप का, ठीक है, एक इक्विपमेंट होता है, कंटेनर होता है। इस कंटेनर में ना हवा पास की जाती है, हॉट एयर पास किया जाता है, ठीक है। वो हॉट एयर ना एक टैंजेंट मेरे को ऐसे एयर पास कर रहा है ना इस डायरेक्शन से। सो जैसे ही वो वॉल से टकराएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर सामने वाली वॉल से टकराएगी, तो जिसकी वजह से ना इस ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मोशन में वो एयर घूमता है, एक वॉर्टेक्स की तरह, एक भवंडर की तरह ना वो एयर घूमता है, ठीक है। सो हॉट एयर पास की जाती है टेंजेंशियल एयर इनलेट से। फिर हमारे पास लिक्विड फीड के लिए भी इनलेट होता है, जो हमको मटेरियल जो है सुखाना है उसका ये इनलेट होता है, और वो इनलेट भी ना एटोमाइजर के थ्रू पास होता है। एटोमाइजर क्या करता है, जो हमारा लिक्विड है ना, मान लो कि ये बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं। एटोमाइजर क्या करेगा, उनको बहुत ही फाइन मिस्ट, ठीक है, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, बहुत ही फाइन। तो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को हमने क्या किया, छोटे छोटे एकदम फाइन मिस्ट या ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो एटोमाइजर का ये काम होता है। सो जो हमारा लिक्विड यहां से आएगा, एटोमाइजर के थ्रू से क्या होगा कि एकदम फाइन मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि हॉट एयर जो पहले से सर्कुलेट हो रहा है इस कंटेनर के अंदर, फिर जैसे ही हमारा जो फाइन ड्रॉपलेट है वो इस हॉट एयर के कांटेक्ट में आएगा, एकदम सडन ड्राइंग होगा, ठीक है। जितना भी मॉइस्चर होगा ना वो सॉलिड से एकदम निकल जाएगा, और जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ही सेकेंड्स में ड्राइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो जो ड्राइड प्रोडक्ट होगा ना वो यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, और वो ना वो अभी भी एयर में सस्पेंडेड है, तो एयर जो है वो इसको यहाँ कैरी करेगा और साइक्लोन सेपरेटर में ले आएगा। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होगा, जो एयर जो होगा ना वो वेपर्स के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा, और सॉलिड जो है वो घूम घूम के यहाँ इस बर्तन में हम उसे कलेक्ट कर लेंगे, इस वेसल में उसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो एक बार वापस जान लेते हैं, हॉट एयर जो है वो यहाँ से आया, ठीक है, वॉटेक्स के फॉर्म में आया। हमारा इनलेट जो है वो जो लिक्विड है वो एटोमाइज्ड फॉर्म में आया, मतलब बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट में आया। सो जैसे ही वो हॉट एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा, एकदम सडन उसका ड्राइंग होगा, तो जितना भी उसका लिक्विड है वो एकदम वेपराइज हो जाएगा।
फिर जो ड्राई सॉलिड है वो यहाँ से ट्रैवल करेगा, साइक्लोन सेपरेटर में आएगा, जितने भी वेपर्स है वो इस आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और जो हमारा ड्राइड प्रोडक्ट है हम उसको इस वेसल में कलेक्ट कर लेंगे। सो इतना ही था स्प्रे ड्रायर का, और उसका प्रिंसिपल देखते हैं। सो द फ्लूइड टू बी ड्राइड इज एटोमाइज्ड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। जैसे मैंने आपको बताया एटोमाइज का मतलब क्या होता है। सो इट इज थ्रोन रेडियली क्यों रेडियली थ्रो किया जाता है? ताकि वो मोशन हमें मिले। इनटू अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ हॉट गैस, द टेम्परेचर ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगा और इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि एक लार्ज सिलेंड्रिकल ड्राइंग चेंबर होता है जिसमें एक शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉटम होता है। ये ज्यादातर स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसका डायमीटर जो है वो 2.5 से लेकर 9.9 मीटर में हमें देखने मिलता है। हाइट जो है वो 25 मीटर्स की होती है। तो ये हाइट से पता चल रहा होगा कि कितना लंबा, बहुत ही मतलब बड़ा इक्विपमेंट होता है ये। इसमें एक इनलेट होता है हॉट एयर के लिए एंड स्प्रे डिस्चार्ज एटोमाइजर के लिए, ठीक है, एक स्प्रे डिस्क एटोमाइजर के लिए। तो स्प्रे डिस्क एटोमाइजर का जो डायमीटर होता है वो 300 सेंटीमीटर होता है, और वो कितने, वो जो एटोमाइजर होता है ना, ये वाला जो एटोमाइजर दिख रहा है ये भी ना घूमना है। तो जो ये फाइन ड्रॉपलेट होता है ना, वो घूम घूम के हर जगह पे ऐसे स्प्रे कर देता है एक तरीके से, ठीक है। सो ये घूमता किस आरपीएम पे है? 3000 to 50,000 आरपीएम, काफी तेज घूमता है, ठीक है। और जो बॉटम है वो कनेक्टेड है टू द साइक्लोन सेपरेटर। वर्किंग देखते हैं कि जो फीड है हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे थ्रू द एटोमाइजर टू फॉर्म फाइन ड्रॉपलेट्स। फिर जो फाइन ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, उसको वो ड्राइंग चेंबर में आएंगे, ठीक है, जहाँ पे हॉट एयर है। फिर जिसकी वजह से क्या होगा, सडन ड्राइंग होगी, और जो ड्राइड पार्टिकल है वो ट्रैवल करेंगे थ्रू साइक्लोन सेपरेटर, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इतना ही था प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्प्रे ड्रायर। यूजर्स में आते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अगर आपको स्टेराइल प्रोडक्ट्स चाहिए ना, तो स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत एक्सीलेंट होता है स्प्रे ड्रायर, ठीक है। और थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए भी बहुत एक्सीलेंट होता है। क्यों थर्मोलाबाइल सब्सटेंस के लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे भी जो ड्राइंग होती है ना, ये कुछ सेकेंड्स में हो जाती है। सो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा मटेरियल है ना, उसको हीट के कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहना होगा। और जब हीट के कांटेक्ट में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, तो उसका किसी तरीके का डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन बहुत ही कम हो जाएगा या नहीं होगा। सो इसे थर्मोलाबाइल या फिर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए काफी ये एडवांटेजेस होते हैं। सो इनके एडवांटेजेस में आते हैं कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यहाँ रैपिड ड्राइंग देखने मिलता है कि 3 या 30 सेकंड के बीच में सारा काम हो जाता है। ये सूटेबल है स्टेराइल और हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसकी लो थर्मल एफिशिएंसी है और हाई कॉस्ट ऑफ रनिंग है। सो ये थे स्प्रे ड्रायर के डिसएडवांटेजेस। अब अपने मूव ऑन करते हैं टू नेक्स्ट इक्विपमेंट विच इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर FBD। सो इसका नाम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्यों है वो आगे हम वापस समझेंगे। सो एक बार इसको इस डायग्राम के थ्रू से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि यहाँ हो क्या रहा है। सो यहाँ होता क्या है एसेंशियली कि एक बहुत बड़ा सा वेसल होता है, ठीक है। यहाँ पे ना एक इनलेट होता है एयर के लिए, और यहाँ ना हीटर्स लगे होते हैं। सो हीटर्स की वजह से क्या होता है, जैसे यहाँ से एयर पास होता है ना, वो गर्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है इसको बाउल कहते हैं, ठीक है, डिटैचेबल बाउल। मतलब जैसे इस बाउल को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे और जिस मटेरियल को हमें सुखाना है उसको इसमें डाल देंगे और वापस से मशीन के अंदर डाल देंगे। तो ये जो देख रही है हमारा मटेरियल है। और ये बाउल का जो बॉटम साइड होता है ना, उसमें कई सारे परफोरेशंस होते हैं। परफोरेशंस मतलब छेद या अपर्चर, ठीक है, या ओरिफाइस। तो यहाँ पे कई सारे परफोरेशंस होते हैं। और इन डिटैचेबल बाउल के ऊपर ना बैक फिल्टर्स लगे होते हैं। बैक फिल्टर्स मैंने आपको आई थिंक साइज सेपरेशन में बताया था कि इनका काम क्या है, तो एक बार साइज सेपरेशन का भी वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे बैक फिल्टर्स क्या करेंगे, जो एकदम फाइन जो सॉलिड मटेरियल होंगे ना उनको पकड़ लेंगे, उनको कहीं जाने नहीं देंगे। सो प्रोसेस, और यहाँ पे एक फैन लगा होता है ताकि हम सर्कुलेट कर सके उस हीट को। सो अब ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। अब इसके वर्किंग को समझते हैं कि यहाँ से जैसे एयर आएगी, इन हीटर्स की वजह से वो जो हवा है, वो एयर है, वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर वो एयर यहाँ ट्रैवल करेगी और इस जो डिटैचेबल बाउल है ना उसके बॉटम से जाएगी। क्योंकि यहाँ पे परफोरेशंस है ना, तो ये परफोरेशंस के थ्रू इस डिटैचेबल बाउल के अंदर जाएगी। और जैसे ही वो यहाँ से जो हमारा मटेरियल उसके थ्रू ट्रैवल करेगी, ठीक है, और उसको थोड़ा हवे में सस्पेंड भी करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मटेरियल है ना वो हवे में सस्पेंड होगा। और हवे में मानो कि ये हमारा मटेरियल है,
तो हवा में सस्पेंड होगा, तो हर जगह से गर्म हवा, एक जो पार्टिकल होगा हर जगह से वो गर्म या हॉट एयर को महसूस करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो बेड के थ्रू हमारा हॉट एयर मूव करेगा और ड्राइंग जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। जितने भी हमारे मटेरियल है उनका जो लिक्विड है, मॉइस्चर है, वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसको फ्लूइडाइज बेड ड्रायर क्यों बोलता है, क्योंकि यहाँ से जब हवा पास होती है ना, भले ये सॉलिड पार्टिकल हो, पर जब हवा पास होती है ना तो देखने में ऐसा क्योंकि हवा में ना तैरता है, सो देखने में ऐसा लगता है कि कोई फ्लूइड है, क्योंकि हवा में तैर रहा है ना। इसका यूट्यूब वीडियो देखना तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखने से एकदम ऐसा लगेगा कि उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल नहीं, कोई फ्लूइड ही होगा पक्का, पर वो फ्लूइड नहीं होता, वो सॉलिड पार्टिकल ही होता है। इस जस्ट कि वो हवा में बहुत ही हाई वेलोसिटी से एयर आती है ना, ये बात ध्यान रखना है कि बहुत ही हाई वेलोसिटी और प्रेशर के साथ ही एयर आती है। सो जब पूरा ये मटेरियल उसको हवा में उड़ा देती है, तो ऐसा लगता है देखने से कि भाई ये कोई लिक्विड है, पर ऐसा है नहीं, वो सॉलिड है। सो अब क्या होगा कि फिर वो जब ड्राई हो जाएगा तो जब तो फाइन पार्टिकल्स होंगे ना सॉलिड के, वो इस एयर बैग में कलेक्ट हो जाएंगे, इसके आगे नहीं जा पाएंगे, पूरा सब इसी में कलेक्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एयर बैग को थोड़ा झाड़ देंगे, तो जितने भी फाइन है वो वापस हमारे यहाँ गिर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक आउटलेट होता है जो गर्म हवा यहाँ से बाहर चली जाती है। सो एक बार वापस से शॉर्ट में जानते हैं कि जो हवा है, ठीक है, एयर जो है वो यहाँ से आएगी, हीटर्स की वजह से वो एयर गर्म होगी, वो गर्म एयर इस परफोरेशन के थ्रू पास करेगी हमारे मटेरियल से। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा मटेरियल ड्राई होगा, और जो ड्राई मटेरियल है वो इस साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल के, आउटलेट से बाहर निकल के चला जाएगा। जो ड्राई एयर है वो बाहर निकल जाएगी और जो हमारा पार्टिकल है वो सूख। तो अब इसके प्रिंसिपल में देखते हैं, प्रिंसिपल को देखते हैं कि प्रिंसिपल में क्या ऐसा होता है कि हॉट एयर जो है बहुत ही हाई प्रेशर या वेलोसिटी से हम पास करेंगे थ्रू द मटेरियल जिसको हमको ड्राई करना है। वो मटेरियल जो है वो हवा में उठेगा और उसमें सस्पेंड रहेगा। इस कंडीशन को ही फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं। जब वो हमारा मटेरियल है ना, जब हवा में तैर रहा है, उसको फ्लूइडाइज स्टेट कहते हैं। फिर जो मटेरियल है वो ड्राई हो जाएगा ड्यू टू हॉट एयर। कंस्ट्रक्शन देखते कि ये ना स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। डिटैचेबल बाउल है, वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए यूज होता है। चार्जिंग मतलब जब अपने मटेरियल को लोड करोगे ना, इस डिटैचेबल बाउल में जब रखोगे तो उसको चार्जिंग कहेंगे, और जब सूखने के बाद इसको मटेरियल को निकालोगे उसको डिस्चार्जिंग कहेंगे। ठीक है, इसका परफोरेटेड बॉटम होता है, मतलब इसके परफोरेटेड बाउल के नीचे जो है वहां पे कई सारे छेद होते हैं। फैन क्या करेगा, हॉट एयर को सर्कुलेट करेगा। इसमें फ्रेश एयर के लिए इनलेट होता है, एक प्री फिल्टर जो होता है कनेक्ट किया जाता है सीरियली। बैक फिल्टर्स को हम ड्राइंग बाउल के ऊपर लगा दे ताकि जो हम फाइन्स है उसको रिकवर कर सके। वर्किंग देखते हैं कि जो वेट ग्रैनुल्स होता है उसको हम प्लेस करेंगे डिटैचेबल बाउल में। फिर हीटेड एयर जो है, मतलब गर्म हवा जो है, उसके बॉटम के थ्रू अलाउ करेंगे पास होने को। सो जो वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, हवा में तैरेगा। हाई वेलोसिटी एयर की वजह से वो हवा में तैरेगा। इस कंडीशन को हम फ्लूइडाइज स्टेट कहते हैं। फिर जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसको हम यूज कहाँ करते हैं फ्लूइडाइज बेड ड्रायर को, जो ग्रैनुअल्स के ड्राइंग में हम इसको यूज करते हैं। ग्रैनुअल्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट के इसमें काम आते हैं। सो ग्रैनुअल्स को ड्राई करने के लिए इसको हम मिक्स, तो ये जो इक्विपमेंट है ना, ये सिर्फ ड्राइंग में इस्तेमाल नहीं होता, इसमें कई सारे प्रोसेसेस एक साथ हो सकते हैं। मिक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रैनुलेशन और ड्राइंग। सो इसको हम थोड़ा अगर मॉडिफाई कर ले तो ये कोटिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो ये काफी ना मल्टी यूज इक्विपमेंट है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। आप जब अपने आगे के सेमेस्टर्स में ना आप टैबलेट के ऊपर पढ़ोगे तो टैबलेट कोटिंग के बारे में पढ़ोगे, तो टैबलेट कोटिंग पे जो एक इक्विपमेंट यूज होता है वो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर भी होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जरा बात करते हैं। इसमें क्या कि लेस ड्राइंग टाइम है, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये भी कुछ सेकेंड्स टू फ्यू मिनट्स तक का ही इसका ड्राइंग टाइम है। ये बैच प्रोसेस भी हो सकता है, कंटिन्यूस टाइप का भी प्रोसेस हो सकता है। इसमें यूनिफॉर्म ड्राइंग में देखने मिलती है क्योंकि जो पार्टिकल है उसके चारों तरफ से हॉट एयर है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म ड्राइंग देखने मिलती है और काफी वर्सेटाइल इक्विपमेंट है। क्यों वर्सेटाइल इक्विपमेंट, अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया। डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसका हाई इनिशियल कॉस्ट होता है और एट्रिशन हो सकता है। एट्रिशन मतलब क्या होगा कि देखो जब हवा में पार्टिकल उड़ रहे हैं, सो पॉसिबल है ना कि दो पार्टिकल है वो एक दूसरे से रब करे, तो जब रब करेंगे तो इनका साइज रिड्यूस हो सकता है, सो उसको अल्टरेशन कहा गया है। सो वैक्यूम ड्रायर में क्या होगा, वैक्यूम ड्रायर में क्या होगा कि इसका प्रिंसिपल जरा देखते हैं। प्रिंसिपल से पहले इसका वर्किंग ही देख लेते हैं। इसमें
डायग्राम के थ्रू, तो इधर क्या होगा कि यहाँ पे ना एक जैकेट होता है, ठीक है। ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ना हम स्टीम दौड़ा सकते हैं इतने पे, इतने में नहीं। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये बीच बीच में जो डॉटेड ऐसे टूटे फूटे लाइंस है, इनको शेल्व्स कहते हैं। सो इसके अंदर भी जो स्टीम है वो जा सकता है। सो इसकी वजह से कि जो बाहर की जो केसिंग है, इससे वही गर्म नहीं होती, जो अंदर के शेल्व्स है ना, ये भी गर्म हो जाते हैं। ये सब गर्म हो जाते हैं, और इन शेल्व्स के ऊपर हम अपना ट्रे रखते हैं। सो ये ट्रे ड्रायर ही एक तरीके का, उसका बस थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। और जो इस केसिंग के ऊपर के साइड हम क्या करेंगे, एक वैक्यूम अटैच कर देंगे। सो आपको पता होगा ना कि जैसे हम वैक्यूम अटैच करते हैं तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। सो जब प्रेशर डिक्रीज कर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो जो ड्राइंग जो है, जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो काफी फास्ट हो जाएगा, और इवेपोरेशन फास्ट होगा तो ड्राइंग फास्ट होगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टीम को दौड़ाएंगे। सो ये आउटर केसिंग से दौड़ेगा, और ये जो शेल्स है उससे भी दौड़ेगा, और इसके ऊपर हम अपना ट्रे रखते हैं, और ट्रे में हमारा मटेरियल होता है जो ड्राई करना है। तो यहाँ से देखो कंटिन्यूअस वैक्यूम चल रहा है। सो जितना भी हमारा वेपर्स है ना, वो वैक्यूम के थ्रू हम बाहर चला जाएगा, एंड सिंस प्रेशर भी कम है तो ड्राई भी जल्दी होगा, ठीक है। और वैक्यूम भी जो है मॉइस्चर के बाहर जाने को बहुत फैसिलिटेट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वैक्यूम ड्रायर। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि जो मटेरियल इसको हमें ड्राई करना है उसको हम ड्राई करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम। सो ड्यू टू वैक्यूम वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। जो वैक्यूम मैंने अभी बताया ना कि प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, सो वाटर जो बहुत ही लोअर टेम्परेचर में बॉइल हो जाता है, इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो फास्ट होता है। इसके कंस्ट्रक्शन में आते हैं ज्यादातर कास्ट आयरन हैवी जैकेटेड वेसल का बना होता है। एंक्लोज्ड स्पेस, ये एंक्लोज स्पेस इसकी इस स्पेस की बात हो रही है कि ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, और इसके बीच में स्पेस एंक्लोज है। यहाँ से हम अपना जो हॉट लिक्विड है या स्टीम जो है वो घुमा सकते हैं। सो यहाँ पे 20 हॉलो शेल्स है। शेल्स ये जो मैंने अभी बोला, ये इनको शेल्स कहते हैं। इनमें भी हम अपना स्टीम घुमा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या, देखो सरफेस एरिया जो है, ठीक है, हीटिंग का वो बढ़ेगा। तो जब सरफेस एरिया हीटिंग का बढ़ेगा तो इवेपोरेशन का भी फास्टर हो जाएगा उसकी वजह से, और जब इवेपोरेशन फास्टर होगा तो ड्राइंग भी फास्टर हो जाएगा। सो शेल्व्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। कंडेंसर जो है वो लिक्विफाई करेगा एयर को और कलेक्ट करेगा कंडेंसर। तो यहाँ पे दिख रहा है ये कंडेंसर, ये जो हमारा वेपर्स आए ना यहाँ से, उसको लिक्विफाई कर देगा, और वो जो हम उसे कलेक्ट कर लेंगे बाद में। वर्किंग कैसा होगा कि जो मटेरियल हमें ड्राई करना है हम उसको ना ट्रे पे स्प्रेड करेंगे और उसको शेल्व्स पे रख देंगे। फिर जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर देंगे। कितना प्रेशर डिक्रीज करेंगे, अप टू 30 to 60 किलो पास्कल्स। फिर हम स्टीम को सप्लाई करेंगे हॉलो स्पेस ऑफ जैकेट और शेल्व्स के बीच में। वैक्यूम की वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर हो जाएगा बहुत ही कम टेम्परेचर। आपको पता होगा कि बॉयल जब होता है वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, पर यहाँ पे कैसा होगा कि बस 25 to 30 डिग्री सेल्सियस से काफी है इवेपोरेशन के लिए। एट द एंड ऑफ द ड्राइंग जो वैक्यूम है उसके लाइन को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा ट्रे है उसे बाहर निकाल देंगे। सो ये यूज कहाँ कहाँ होता है वैक्यूम ड्रायर। इट इज सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। क्यों, क्योंकि जितना अब हमें कम टेम्परेचर में ही ड्राइंग मिल रहा है ना, इसलिए हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए काफी यूजफुल होगा। डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए भी काफी यूजफुल होता है। ऐसे ड्रग जहाँ पे टॉक्सिक या वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स होते हैं ना, उनके लिए भी। क्यों, क्योंकि देखो टॉक्सिक सॉल्वेंट्स होंगे ना, या ऐसे सॉल्वेंट्स जो टॉक्सिक हो, सो इनको सीधा सीधा एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करोगे ना तो बहुत ही हजार्डस होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे टॉक्सिक सॉल्वेंट्स है या ऐसे सॉल्वेंट जो बहुत ही महंगे हैं इसलिए हम उनको बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके वेपर्स आएंगे, उनको कंडेंस कर देंगे तो हमको वो सॉल्वेंट वापस मिल जाएगा और उसको हम वापस यूज कर सकते हैं। सो ये जो थर्ड पॉइंट है यूजर्स का, यही बता रहा है। एडवांटेज क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया है ड्राइंग। क्यों, क्योंकि जो शेल्स है ना उनकी वजह से यहाँ पे ना हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स काफी इजी होता है। इट इज सुटेबल फॉर थर्मोलबाइल सब्सटेंस। डिसएडवांटेज क्या होगा कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काफी कम होता है। ये एक बैच प्रोसेस है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू ट्रे ड्रायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर वैक्यूम ड्रायर। अब आते हैं अपने लास्ट इक्विपमेंट में, विच इज फ्रीज ड्रायर। सो फ्रीज ड्रायर में क्या होता है उसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है पता है, जो आपको मटेरियल है जिसको आपको ड्राई करना है, आप पहले क्या करोगे, उस मटेरियल को ना पूरा फ्रीज कर दोगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपने जो लिक्विड है वो अपने सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा फ्रीज करने की वजह से। और फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर और एंड बोलना चाहिए एंड लो प्रेशर। सो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ये कंडीशन दोगे, सो जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सॉलिड ब्लॉक है ना, मान लो कि यहाँ पे वाटर था, वाटर क्या हो गया, आइस बन गया, और आपने उस आइस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर दिया। सो जो आइस है ना, ये तुरंत वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा अपने। ठीक है, मतलब क्या है, आप पहले क्या होता था कि जो आइस है वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, अपने लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड से गैस स्टेट में आएगा। तो जब आप हाई टेम्परेचर लो प्रेशर ये कंडीशन प्रोवाइड करोगे, तो जो हमारा आइस है वो तुरंत वाटर फेज में आ जाएगा, वेपर फेज में आ जाएगा, और जो लिक्विड फेज है उसको पूरा स्किप कर देगा, वहां कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो यही फ्रीज ड्राई का फंडा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल है उसको पूरा ठंडा करेंगे, फिर उसको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाले कंडीशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो तुरंत अपने वेपर फेज में चला जाएगा। ठीक है, सो जो वेपर फेज में क्या चला गया, वाटर, पर जो इस वाटर के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप थे वो थोड़ी जाएंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे। सो जो सॉलिड पार्टिकल वो पीछे रह जाएंगे और जो वेपर है वो ऊपर उड़ जाएगा। सो यही इतना सा फंडा था फ्रीज ड्रायर का। इसे समझते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है कि आपने पहले जो अपना मटेरियल है इन बॉटल्स में रखा है उसको एकदम ठंडा किया, एकदम उसको आइस बना दिया, ठीक है, उसको फ्रीज कर दिया। फिर क्या करोगे, ये भी शेल्स है यहाँ पे ना, इसके ऊपर रखोगे और इस चेम्बर के अंदर उसको बंद कर दोगे। फिर ये शेल्स क्या है, हीट प्रोवाइड करेंगे, और इस शेल्स में ना एक वैक्यूम अटैच होता है। वैक्यूम की वजह से क्या है कि लो प्रेशर भी प्रोवाइड होता है। तो देखो, तो शेल्स क्या है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और वैक्यूम की वजह से लो प्रेशर होगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉटल्स के अंदर मटेरियल है, ठीक है, जो लिक्विड होगा वो तुरंत अपने वेपर फेज में चला जाएगा, और जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा वेपर है हम उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो ये इतना सही इसका फंडा था फ्रीज ड्रायर का। और इस फ्रीज ड्रायर का जो दूसरा नाम है ना, इसको लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं। सो प्रिंसिपल समझते कि वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। जो देखो, जो प्रोसेस है ना सॉलिड आइस से वेपर्स में जाने का, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे जो फ्रोजन सॉलिड होता है वो तुरंत अपने वेपर में चला जाता है बिना अपने लिक्विड स्टेट में जाए, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। So direct change from solid into vapor without conversion to a liquid phase is called as sublimation. इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि ड्राइंग चेम्बर जो होता है, एक ड्राइंग चेम्बर होता है जहाँ पे हम मटेरियल को लोड करते हैं बाय प्लेसिंग इट ऑन ट्रे। हीटिंग सिस्टम होता है जो हीट प्रोवाइड करेगा सब्लिमेशन के लिए। कंडेंसर होता है जो हमारे वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। वैक्यूम सिस्टम क्या करेगा, वो रिड्यूस प्रेशर वाला कंडीशन बनाएगा। शेल्स और ट्रे होते हैं जो हमारे मटेरियल को होल्ड करेंगे। वर्किंग में देख रहे हैं कि जो मटेरियल जो है उसको हम फ्रोज करेंगे कोल्ड शेल्स में बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। फिर क्या करेंगे, नाउ इट इज प्लेस्ड इन द ड्राइंग चेम्बर। तो जो हमारा एकदम फ्रीज्ड मटेरियल है उसको हम ड्राइंग चेम्बर में रख देंगे। फिर हीट अप्लाई करेंगे थ्रू द शेल्स, जिसकी वजह से सब्लिमेशन होगा। सब्लिमेशन जब हो गया तो सारे वेपर्स चले गए, पीछे बचा क्या, सॉलिड। सो वाटर वेपर पासेस थ्रू द कंडेंसर, और जो ड्राइड प्रोडक्ट है उसे कलेक्ट कर लेंगे। सो इतना ही इसका वर्किंग था, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन। देखते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ मतलब ये यूज होता है। ये इंजेक्शंस में यूज होता है, सॉलिड्स एंड सस्पेंशन, सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस के लिए भी जो इसका प्रोडक्शन है उसके लिए यूज होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे स्टेराइल प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो मैं फ्रीज ड्राइंग ये प्रोसेस, इस इक्विपमेंट या फ्रीज ड्रायर इक्विपमेंट का यूज कर सकता हूँ। हमको जब ब्लड प्रोडक्ट्स को ड्राई करना हो तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के ड्राइंग के लिए भी हम फ्रीज ड्रायर इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए बहुत ही एडवांटेज, ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ ठंडा किया जा रहा है, ठीक है, और जब सॉलिड से वो वेपर में चेंज भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए उसको, बहुत ही कम टेम्परेचर में भी काम चल जाता है। हाई टेम्परेचर मतलब अगर नॉर्मली मानो कि 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए तो वैक्यूम भी तो है। सो उसके बाद क्या होगा, वैक्यूम लगने के बाद कि सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस में ही ड्राइंग हो जाएगा। सो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है। हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लॉस ऑफ वोलेटाइल मटेरियल लेस होता है। वोलेटाइल मटेरियल कैसे होता है कि देखो, वो रूम टेम्परेचर में भी ना वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो जब उसको आप ठंडा कर रहे हो तो जो लॉस है इस वोलेटाइल मटेरियल का वो भी काफ़ी कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इक्विपमेंट और रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसका हाई ड्राइंग पीरियड होता है, इतना ज़्यादा कि लगभग 10 घंटे या उससे ज़्यादा ही लगेगा। 10 घंटों से तो कम नहीं लगता, मतलब एक दिन पूरा जाता है। इसलिए हीटिंग जो इसका ड्राइंग का पीरियड है, जो इसका ड्राइंग का टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
डिफिकल्ट है, तो नॉन एक्वस सोल्यूशंस जो होते हैं ना उनको अडॉप्ट करना इस चीज में काफी डिफिकल्ट होता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रीज ड्रायर. एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ड्राइंग चैप्टर. ठीक है, और इसके साथ हमारा जो यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो गया. सो आई होप जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको समझा हो. अगर आपको इस सेशन के नोट्स चाहिए तो फार्मेसी इंडिया ऐप में मिल जाएंगे, या तो आपको फार्मेसी इंडिया मोबाइल वेबसाइट में भी मिल जाएंगे. ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. सो थैंक यू.